आज बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम ये ट्राई करेंगे सॉल्व करने को कि कैसे हम रेल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एक स्लाइडिंग रॉड, एक मूव करता हुआ रॉड जब आगे बढ़ता है तो उस पर कैसे ईएमएफ डेवलप होता है और कैसे उससे करंट प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक सेटअप बनाएंगे कुछ ऐसा। ये दो कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग वायर समझ लीजिए इसको। ये एक कंडक्टिंग वायर है और इस पे हम एक रॉड ऐसे लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब इसे ये मत समझना कि ये वर्टिकली रखा हुआ है, ये कुछ ज़मीन पे मान लीजिए हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह से रखा हुआ है, वरना फिर mg का फोर्स इस पर एक्ट करने लग जाएगा। उस चीज़ को हमें अभी इग्नोर करना है। तो हमें ऐसे समझना है कि हॉरिजॉन्टली किसी सरफेस पे रखा हुआ है और उस पर हम एक रॉड को आगे अब मूव कराएंगे। तो यहाँ पर हम इसको वेलोसिटी v देंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगी वो इनवर्ट होगी कुछ इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक्ट करेगी और कुछ इस तरह से पूरा ये सेटअप काम करेगा। तो अब देखते हैं होगा क्या जब ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो इसके पास वेलोसिटी है। ये रॉड एक कंडक्टिंग रॉड है, ये रॉड एक कंडक्टिंग रॉड है। अब कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ जो है वो है L। तो जब ये उस तरफ मूव करेगा तो हम राइट हैंड लगाएंगे। उस राइट हैंड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो फोर्स कहाँ पे लगेगी? इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये जो फोर्स है जो अंदर इसके चार्जेस पे लग रही है, ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव चार्ज वाली फोर्स है। ये जो फोर्स लगती है राइट हैंड रूल से जो हमें रिजल्ट मिलता है, ऊपर की तरफ फोर्स जो लग रही है, ये फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे लगती है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है तो नेगेटिव चार्ज पे कहाँ लगेगी? नेगेटिव चार्ज पे इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे होगी। तो हम इसको मिटा देते हैं, समझते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगी। तो नेगेटिव चार्ज फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। अब पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन होते हैं, उन पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो बाहर की तरफ है, उन पे ये फोर्स लगना शुरू होगी। और जब ये फोर्स नीचे की तरफ लगना शुरू होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जब फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स पे लगेंगी तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आना शुरू होंगे और इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेवलप होगा कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन्स और नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ज का सेपरेशन हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया। नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो चार्ज जब सेपरेशन होता है तो उस पर लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर लगेगी नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगी और ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और ये चार्ज है, तो डेफिनेटली ये चार्ज भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ से चार्ज यहाँ सेपरेट हो रहा है, नीचे की तरफ चार्ज सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेपरेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे एक फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और वो लगेगा ऊपर। अब शुरुआत में क्या है, जैसे जैसे चार्ज नीचे आएगा मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा अमाउंट में चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा वैसे वैसे जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये फोर्स बढ़ जाएगा और एक समय आएगा कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे उसके बाद एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो उसको अगर मैं निकालना चाहूँ उस पोटेंशियल को, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये वाला सिनेरियो होगा।
इसको मैं लिख सकता हूँ चार्ज जो स्टोर हुआ वो E इंटू ई, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है E इंटू वी इंटू बी। तो ये जो वैल्यू है ये लगेगी। अब इसको मैं अगर हटा दूँ, ये वेलोसिटी है यहाँ पे, ये वेलोसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V इंटू बी। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस के, हम डायरेक्शन अपने आप ही निकाल लेंगे यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड की बात करूँ अगर, तो E इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ कैपिटल B बाय L, ओनली मैग्नीट्यूड वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, V इंटू बी। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे या तो हम उसे कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर लें, बी एल, या ज़्यादातर स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर लें। तो यहाँ ये बी एल बी आ जाएगा, यानी कि इस चार्ज के सेपरेशन के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस या डेवलप हो गया। तो अब जब ईएमएफ डेवलप हो गया तो हम मान सकते हैं इसको, कंडक्टिंग रॉड को यहाँ से हटाकर हम इस जगह पे एक बैटरी को लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर क्यों लगाया, नेगेटिव टर्मिनल नीचे क्यों लगाया, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता है। तो आप देख सकते हैं प्लस जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है, तो इसलिए ये नेगेटिव वाला टर्मिनल नीचे है और पॉजिटिव वाला टर्मिनल ऊपर है, और इस तरह से इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस या हम कह सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी बी एल वी। तो कुछ इस तरह से रेल प्रॉब्लम के दौरान, कुछ इस तरह से जब कोई एक कंडक्टिंग रॉड मूव करती है एक वायर के अराउंड विच इज़ इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में ऐसा कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस भी हमने अटैच कर दिया, एक ये रॉड है, ये आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड पहले की तरह ही अभी भी इनवर्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड है और ये रॉड है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड है, ये मूव करेगा, तो हम सीधे सीधे अगर रॉड की लेंथ L ले लें तो इसको सीधे सीधे हम रिप्लेस करके एक बैटरी लगा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इस बैटरी का ईएमएफ जो है बी एल वी। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाए पार्ट ए में कि करंट इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस हमसे पूछा जाए, या दूसरा फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो है पावर इनपुट, और चौथे की अगर हम बात करें तो होगा पावर आउटपुट। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक में। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो हमने ईएमएफ तो निकाल लिया है, हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं R है। तो अगर हमसे करंट पूछा जाए, करंट इंड्यूस, तो हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। सो I यहाँ से आ जाएगा बी एल वी बाय।
तो ये वैल्यू आ जाएगी करंट की। ठीक है, अगले पार्ट में पूछा गया फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग विद वेलोसिटी v। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस फोर्स को निकालने के लिए हमें कुछ सोचना भी पड़ेगा। अब ये उधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो एक बात बताओ, अगर ये वेलोसिटी v से मूव करता रहेगा तो हम थोड़ी सी वेलोसिटी दे देंगे। हमने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, मान लो 5 जूल या 10 जूल, उसको ये वेलोसिटी v में कन्वर्ट करके लेकर मूव करता रहेगा। तो इस तरीके से एक ईएमएफ डेवलप होगा, उस ईएमएफ के कारण एक करंट डेवलप होगा। ठीक है, और उस करंट को हम जितना चाहे उतना यूटिलाइज कर सकते हैं अनंत काल तक। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस में लगा तो अनंत काल तक इस करंट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पर ये अगर ऐसा करेंगे तो हमने एनर्जी तो थोड़ी सी दी, पर एनर्जी हमें अनंत काल तक मिल रही है। इतनी एनर्जी मिल रही है जितनी हम सोच नहीं सकते। एनर्जी कॉन्टीन्यूसली हमें मिल रही है। 5 जूल देने के बाद हमें हज़ारों करोड़ों जूल एनर्जी मिल रही है। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टोटली वायलेशन है, क्योंकि हमने तो एनर्जी बहुत ही कम दी थी, उसके बदले में हमें एनर्जी बहुत सारी मिल रही है। और ऐसा कोई डिवाइस बन नहीं सकता जो हमने जितनी एनर्जी दी है हमें उससे ज़्यादा एनर्जी हमें वापस कर दे। ऐसा डिवाइस बन नहीं सकता। तो फिर होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पर क्या होगा? अगर ये उधर मूव करेगा तो जब ये मूव करेगा तो करंट भी डेवलप होगा। जब करंट डेवलप होगा तो उसके कारण जो फोर्स डेवलप होगा वो इस रॉड को रोकना चाहेगा। अब कैसे करंट डेवलप होगा? अब ऊपर की तरफ करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, हम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। करंट की डायरेक्शन को थंब से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को फिंगर से अंदर की तरफ देखेंगे, और जिस डायरेक्शन में फिंगर मोड़ेंगे उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स जो है कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ, कुछ इस तरफ। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, फोर्स की वैल्यू को, तो करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है F = I/L/B। और हमने अभी भी कैलकुलेट किया था कि जो वैल्यू ऑफ I इज़ BLV/R। सो द वैल्यू ऑफ I इज़ BLV into LV/R। So from here we have the force which is B² L² V/R। तो ये इतना फोर्स तो पीछे की तरफ लगेगा। तो जब ये फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो धीरे धीरे ये वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए अंत में जाके ज़ीरो हो जाएगी और ये रॉड रुक जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कितना हम इस पर फोर्स लगा दें कि ये भी वेलोसिटी से मूव करता रहे। तो क्योंकि इस तरफ फोर्स जो लग रहा है B² L² V/R लग रहा है, तो इतना ही फोर्स हम अगर आगे की तरफ लगा दें तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये रॉड हमेशा v वेलोसिटी से मूव करते रहेगी। तो जो वैल्यू ऑफ फोर्स है वो B² L² V/R ही होगी जितना हमें लगाना होगा, पर ये हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा, जिसके कारण जो अंदर लग रहा है ये फोर्स वो कैंसिल हो जाएगा और ये रॉड हमेशा मूव करती रहेगी विद वेलोसिटी v, अगर हम इतना फोर्स लगा दें। तो ये तो बात हुई। अब हमसे पूछा गया है कि पावर इनपुट क्या है। तो इस केस में अगर हम पावर इनपुट निकालना चाहें, तो अगर हम सपोज करें कि रॉड यहाँ है और थोड़ी देर में ये मूव करके यहाँ पहुँच गई, हमने कितना इनपुट दिया वो इसके वर्क डन से ही पता चलेगा। अभी ये रॉड यहाँ है और थोड़ी देर में ये मूव करके यहाँ पहुँच गई। तो पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। मान लो कि dt टाइम में ये यहाँ पहुँच गई और इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो dx है। सो वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा F dx/dt। और फोर्स हमने अभी भी कैलकुलेट किया था, वो था B² L² V/R, और dx/dt भी v हो जाएगा, तो ये भी हम v लिख देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो होगी B² L² V/R। तो इतना हमने पावर इसको दिया, इसको मूव कराने में। जब वेलोसिटी v से मूव करा तो हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ये था पावर इनपुट इसके, तभी तो ये मूव किया। हमने वेलोसिटी v दे दी तो ये मूव करने लगा। अब उसके बाद हमें फोर्स भी F लगाए रखना पड़ेगा ताकि ये कीप
मूविंग है विद वेलोसिटी v। अब पावर इनपुट दिया, सिस्टम में गया, अब इस पावर को इसने यूटिलाइज़ किया। जब इसने पावर यूटिलाइज़ किया तो हमें पावर आउटपुट कुछ ना कुछ मिला होगा। वो मिलेगा कहाँ? रेजिस्टेंस से मिलेगा। तो अब हम निकालते हैं कि पावर आउटपुट कितना आया रेजिस्टेंस से। तो पावर आउटपुट की अगर मैं बात करूं, पी आउट लिख रहा हूं यहाँ पर मैं इसे। पावर आउटपुट क्या रेजिस्टेंस से मिलेगा। रेजिस्टेंस में अगर मैं मान लूँ कि करंट I² है, रेजिस्टेंस R है, तो ये हमें करंट मिला। करंट क्या था? BLV/R। तो अगर मैं करंट की जगह BLV/R एंड इट्स होल स्क्वायर इंटू R लिख सकता हूँ। अब ये सारा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R² और ऊपर वाला R को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी B² L² V²/R। आप देख सकते हैं कि पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों के दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक रियल प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली एक प्रॉब्लम देखते हैं, इसको रफ करते हुए। तो मान लेते हैं कि ये एक रेल है और एक ये रेजिस्टेंस है। इधर हमारे पास एक रॉड है, ये कुछ आगे की तरफ मूव कर रही है। इसका मास m है। इस बार हमने मास इसको कंसीडर किया क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है। ये लेंथ l है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो एक्ट कर रही है वो अभी भी इनवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और जो वेलोसिटी से चल रहा है ये v है। अब क्वेश्चन एक तो ये हो गया कि EMF एंड करंट इंड्यूस्ड। ठीक, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें B, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर मैं एक और पार्ट C के बारे में बात करूं, V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर मैं अगले पार्ट की बात करूं तो V एज अ फंक्शन ऑफ x। और अगर एक और चीज़ मैं ले लेता हूँ कि E फाइंड x when rod get stop। फाइंड x when rod get stop। तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अब डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। और हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है जिसकी वैल्यू R है, इसकी लेंथ L है, मास M है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B है। शुरुआत करते हैं EMF और करंट इंड्यूस से। तो यहाँ पे सीधे एक बैटरी लग जाएगी, तो EMF की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर BLV, और करंट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी BLV/R। EMF/R, सो BLV/R। तो ये वैल्यूज तो आ गई। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। A और B हमने, A पार्ट हमने कर लिया, B पार्ट पे आते हैं। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब फोर्स जो इस पे एक्ट करेगा वो पीछे की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। F की वैल्यू होगी IBL, ये हो जाएगी F की वैल्यू। अब F की वैल्यू होगी IBL। ठीक है, करंट की वैल्यू है BLV। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख सकता हूँ B² L² इंटू V/R। अब F पीछे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये डायरेक्शन जो है -MA कर दूँ। ठीक है, ये -MA हो जाएगी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगा A विल बी इक्वल टू -B² L² V/mR।
ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। तो ये वैल्यू एक्सेलरेशन की आ गई, इसको हम यहाँ बॉक्स में कर दें क्योंकि इसका हमें अभी आगे यूज़ करना है। तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, v एज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये दोनों चीज़ें अब हमें कैलकुलेट करनी है। हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम v एज ए फंक्शन ऑफ, इस डायग्राम को हम मिटाते हैं ताकि इसको हम प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकें। तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे ताकि v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम निकाल सकें। तो एक्सेलरेशन को हम dv/dt कहते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस b²L²v/m/r। आगे हम जब इसको एडजस्ट करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम आगे एडजस्ट करेंगे तो v इधर आ जाएगा, dt को हम उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dv/v इज इक्वल टू माइनस b²L²/mr इंटू dt। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो मान लेते हैं कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी v0 थी, फाइनली इसकी वेलोसिटी v हो गई। यहाँ पर शुरू में टाइम 0 था, तब कुछ देर में जाके टाइम t हो गया। तो अब जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा ln v/v0 एंड दिस वन इज इक्वल टू माइनस b²L²t/m इंटू r। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से ln को हम उधर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा v/v0 इज इक्वल टू e⁻²L²t/mr। तो यहाँ से v/v0 आ जाएगा। अंत में जो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, v इज इक्वल टू v0 e⁻m इंटू r। तो ये वैल्यू इन दी एंड हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगी, जो कि v एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कैलकुलेट करते हैं v एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं इसमें। हम सेम इक्वेशन का यूज़ करेंगे, a की वैल्यू सीधे सीधे, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से dv/dt इज इक्वल टू माइनस b²L²v/mr। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे dx और dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx और dx। तो ये जो फॉर्म है ये dx/dt है, यानी कि सीधे सीधे v है। तो यहाँ हम ऐसे ले सकते हैं v dv, और dx, इस वाले dx को हम इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस b²L² dx इंटू v/mr। v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें dv जो मिलेगा, dv इज इक्वल टू माइनस b²L² dx/mr। तो यहाँ तक हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी v0, उसके बाद v, ये इनिशियली जब 0 पे था इसका डिस्प्लेसमेंट, बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया। तो इस पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ। आखिरी में हमें निकालना है x व्हेन द रॉड गेट स्टॉप्ड। तो यहाँ पर जब मैं v0 से v तक इंटीग्रेट करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी v माइनस v0, और इधर हो जाएगा माइनस b²L² इंटू x/mr। तो यहाँ से v जो आ जाएगा वो होगा v0 माइनस b²L² x/mr। तो ये आ गया v एज ए फंक्शन ऑफ x। अब लास्ट पार्ट में जो पूछा गया था वो ये था कि वो डिस्प्लेसमेंट निकालो जब रॉड स्टॉप हो जाएगी। तो रॉड स्टॉप कब होगी? रॉड तब स्टॉप होगी जब ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो जब ये 0 हो जाएगी तो रॉड स्टॉप हो जाएगी। सो व्हेन रॉड
स्टॉप्ड v इज़ इक्वल टू 0। जब रॉड रुकेगी तो ये v 0 हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगी v नॉट इज़ इक्वल टू b स्क्वायर l स्क्वायर x बाय एम आर। हमको निकालना था ये x जब ये रॉड रुक जाएगी। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लीन करता हूँ और x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एम आर ऊपर जा जाएगा, b स्क्वायर l स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से x जो आएगा वो आएगा एम वी नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें फाइनली ऑब्टेन होगी जब वो रॉड स्टॉप हो जाए। तो इस तरह से हम रेल प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, इस तरह से हम रेल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।